चलो, तो अभी तक हम लोगों ने कितने फंक्शन पढ़ लिए? 3। अचर फलन और तत्समक फलन, फिर क्या था? मॉडुलस फंक्शन। 3 प्रकार के फंक्शन पढ़ लिए। पहला था आपका अचर फलन, दूसरा क्या था? तत्समक फलन, तीसरा आपने पढ़ा क्या? मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन ना, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, ये तीनों लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा सिग्नम फंक्शन, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे चिन्ह फलन। सिग्नम फंक्शन ना, अभी सिग्नम फंक्शन क्या होता है? अगर चाहो तो आप इसका उच्चारण ही ऐसे ले सकते हो, सिग्नम फलन ना। ये देखो, इसी का प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है। अब ये सिग्नम फलन होता क्या है? देखो, इसके लिए आपको मापांक फलन आता रहे। तो मापांक फलन क्या था कि कोई फलन जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स टाइप का होगा, या इसी को लिखा गया था, इसको लिखा गया कि x होगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू x होगी अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और फिर माइनस एक्स होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगा ना। ये आपका मापांक फलन था। तो यानी जब पॉजिटिव होगा ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी जो यहाँ लिखा गया है मॉड के अंदर, ये अगर पॉजिटिव है तो सीधा मॉड से बाहर निकाल कर रख दीजिए। लेकिन अगर ये निगेटिव में है, निगेटिव में, तो क्या करेंगे? सीधा x बाहर रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे? फिर से बाहर में माइनस लगाएंगे। यानी जो यहाँ मॉड के अंदर लिखा होगा उसको ऐसे लिखेंगे और क्या लगा देंगे? माइनस ना। देखो, जब आप ये सब पढ़ेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ना, वहां पर यही सब परेशान करेगा आपको। अगर सब क्लियर हो जाएंगे, फिर इनके रूल क्या है, निकाले कैसे जाते हैं ना, लिमिट कैसे निकाले जाते हैं, कंटिन्यूटी कैसे निकलेगी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, फिर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इन सब फंक्शन के बारे में अच्छे जाने रहेंगे, इसलिए ये सब बताया जा रहा है ताकि आपको इनमें दिक्कत ना हो। इसलिए जब तक फलन चढ़े, फलन को आप एकदम अच्छे से तैयार करते चलिएगा ना, ताकि जहां कहीं आएगा तुरंत पहचान जाओ, हाँ ये इस प्रकार का फलन, इसकी प्रॉपर्टी ये सब होंगे। ठीक है, चलिए। तो सिग्नम फलन के लिए क्या होता है डेफिनेशन? फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो इसे हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? पीस वाइज में। फिलहाल हम लोग क्या, ये डिफिनेशन ऐसे डिफाइन ही किया गया है ना। अब देखो, ये मॉड है, ये कितनी वैल्यू देता है? मॉड 2 वैल्यू देता है ना। एक क्या देता है? पॉजिटिव, दूसरा क्या देता है? निगेटिव। देखो, पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू, यानी यहाँ जो अंदर लिखा गया है ये पूरी तरीके से क्या हो, या तो 0 हो या 0 से बड़ी। तो अब यहाँ से 0 या 0 से बड़ी होगी तो मॉड x की वैल्यू x है, यानी सीधा सीधा मॉड के अंदर की वैल्यू बाहर लिख देना है। लेकिन अगर x की वैल्यू निगेटिव हुई, इसको हम लोग लिखेंगे बाहर, इसको जैसे यहाँ लिखा रहेगा, जैसे यहाँ लिखा रहेगा उसको बाहर लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे ना। तो अब देखिए ऐसे ये, अब यहाँ क्या होगा? यदि x ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? सीधा मॉड से बाहर लगा दो, और बाकी बटे में क्या है? ये बटे में x है ना, ये लिख दीजिए। तो क्या मिल गया कटने के बाद? 1 ना। अब ऐसे x बराबर क्या हो जाए? 0। तो x बराबर 0 पर इसको 0 डिफाइन किया गया है। x इक्वल टू 0 पर क्या डिफाइन किया गया है? 0 ना। और फिर x की वैल्यू लेस देन -1, सॉरी,
लेस देन 0। अब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, मॉड x की वैल्यू x लिखेंगे लेकिन बाहर क्या लगाएंगे माइनस, और बट्टे x कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिला -1। चलो इसको आप लोग ऐसे लिख दीजिए, ये देखो यानी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या क्या मिला 1 मिला 1 मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। कब मिली, यदि x ग्रेटर देन 0। और दूसरा क्या मिला एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 0, यानी इसकी वैल्यू 0 मिल गई यदि x क्या है 0 है, और फिर इसकी वैल्यू क्या मिल गई -1 देखो। लेकिन कब मिला, यदि x लेस देन 0 ना। ये जो फलन है ऐसे लिखा रहेगा, और फिर चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा है इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इसको लिख दिए। तो एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स बाई एक्स टाइप का होगा, मॉड एक्स बाई एक्स टाइप का, ठीक है ना। अच्छा कभी कभी ये उल्टा हो जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा मॉड एक्स नीचे आ जाएगा, फिर भी क्या होगा वैल्यू यही मिलेगी। तो इस स्थिति में यानी ये जो फलन है इसे क्या बोलेंगे, सिग्नम फलन या चिन्ह फलन ना, सिग्नम फलन या चिन्ह फलन कहलाता है। समझ गए ना। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा इस टाइप का, इसे क्या बोलेंगे चिन्ह फलन या सिग्नम फलन, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे कि ग्राफ और फिर डोमेन रेंज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, इसका डोमेन रेंज क्या होगा, ग्राफ की सहायता से निकालेंगे। चलिए इसको नोट करिए। अब इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन का ग्राफ या आलेख, चिन्ह फलन का आलेख। चलिए अब देखो यहाँ क्या दिया, एफ एक्स माने क्या होता है, एफ एक्स हम लोग y के बराबर लिखते हैं। अब y की वैल्यू क्या हो रही है 1, जब x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। फिर y की वैल्यू क्या हो रही है y बराबर 0, जब x का मान क्या है 0 है। अब y बराबर क्या हो रहा है -1, जब x क्या हो रहा है लेस देन 0 ना। यहाँ ये फंक्शन ऐसे डिफाइन ही किया गया है। अब यहाँ ये लेकर चलेंगे कि 0/0 तब क्या होगा अपरिभाषित होगा। जो चिन्ह फलन है इसको इसी प्रकार से ही परिभाषित किया गया है ना। अब जैसे इसने x बराबर 0 पर 0 क्यों परिभाषित किया, ठीक है ना, ये पता नहीं है ना कैसे किया है। अगर पता चलता है कैसे होता है तो बताया जाएगा, अन्यथा ये मान के चलना कि ये जो परिभाषा है इसी प्रकार से परिभाषित है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ दिया है जो फलन, हम लोग इसके स्थान पे क्या रख देंगे y रख देंगे, यानी मॉड x अपान x। इसकी वैल्यू क्या मिल गई 1 मिली जब x ग्रेटर देन 0, 0 मिला जब x बराबर 0, और -1 मिला है जब x लेस देन 0। अब हम लोग को इसी का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाइए। तो मैं यहाँ पे अलग अलग कंडीशन जैसे जैसे यहाँ दिया हुआ है ना उसको हम लोग अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। अब पहला लिखते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी x ग्रेटर देन 0। अब देखो ये हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला वैल्यू क्या है ये है ना, जब x ग्रेटर देन क्या हो रहा है 0 हो रहा है ना, तो इसके सामने का वैल्यू क्या है 1 है। अब ये 1 किसके बराबर होगा 1 बराबर होगा किसके y के, अर्थात y बराबर 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो। समझ गए ना। हम लोगों को जिसके विषय में बात करेंगे केवल वही देखना है, बाकी को निगलेक्ट कर देना है। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो फिर क्या करेंगे
ये देखेंगे अब ये वैल्यू किसकी है, y की, तो y बराबर 1 अगर x ग्रेटर देन 0, यानी तो y 1 होगा ना। यदि यदि x बराबर 0 है तो तब क्या है, y बराबर 0। अब देखो हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, अब इन सबको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, अब केवल इसी के सामने वैल्यू क्या है, y है। x बराबर 0 पर वैल्यू क्या है, y, किसका, y का, तो y बराबर 0 जब x बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट, यदि x लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव पार्ट, तो बताओ निगेटिव वैल्यू कितने आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे निगेटिव वैल्यू आएंगे हर एक निगेटिव वैल्यू के लिए। तो देखो अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये और ये दोनों छोड़ देंगे, लेंगे किसको, इसको, तो x लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, -1, किसकी, y की, तो y बराबर -1 जब x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 है तो y बराबर क्या है, -1, समझ गए। अब यहां से आपको इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता हो, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है कि इसका चित्र कैसे बनाते हैं ना, अगर ये पता होगा तो फिर आप आसानी से बना लेंगे ग्राफ ना। अब देखो y बराबर k, इस टाइप का अगर कोई वैल्यू है तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या बताता था, ये x अक्ष के समांतर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये है, यानी ज्यामितीय अर्थ है कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, x के। देखो y बराबर है ना, देखो ऐसे तो बनाते थे, चलो ये x हो गया, y की वैल्यू क्या होगी, k होगी। अब y तो यहीं पे चलेगा ना, अब या इधर होगा या इधर होगा, अगर हम लोग यहां मानेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो क्या करना है, इस से होकर जाने वाली एक रेखा खींचो जो x अक्ष के समांतर हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर के लिखा हुआ है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, अर्थात ये सब के सब क्या है, ये x अक्ष के समांतर, ये भी क्या है, ये x अक्ष के समांतर, ये कहाँ होगा, देखो x का मान 0, y का मान 0, कहाँ जाएगा, मूल बिंदु पर, है ना। अब बना लो ग्राफ, समझ आ गया। अब बनाइए इसको यहां अलग से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, चलो 1 हम लोग यही ले लेते हैं, ले लें y की वैल्यू 1। अब क्या करना है, लाइन खींचिए ऐसे, अब बहुत खींच सकते हो, जितना मर्जी करे खींच सकते हो, है ना, क्योंकि रेखा क्या होती है, उसकी लंबाई अनंत होती है ना। हम लोग ये खींच लिए, लेकिन अब देखो ये y बराबर आपने एक तो लिया है, लेकिन कब लिए हो, जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है, यानी x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, तो बताओ 0 से बड़ी वैल्यू ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 0.0000001, बताओ 0 से बड़ी है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे और 0 लगा दूं तब 0.00000 से 1 करोड़ 0 लगा दो, तब भी क्या होगा, 0 से बड़ी होगी ना, क्या 0 होगी, नहीं होगी। तो x ग्रेटर देन 0 पर y बराबर कितना मिला है, 1 मिला है ना, यानी यहाँ तो 0 होगा, यहाँ 0 होगा ना, तो पॉजिटिव वैल्यू किधर मिलेगी, इस साइड में, पॉजिटिव वैल्यू इस साइड में मिलेगी, तो ग्राफ भी हमको किधर मिलेगा, इसी साइड में मिलेगा, ऊपर साइड में, लेकिन कहाँ जा रहा है, इस साइड में। ये पार्ट क्या करना है, कट करके निकाल देना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 हमको यही मिलेगा, यहां से इसके आगे, यानी 0 से आगे कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो अब जो y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनेगा वो केवल इतना बनेगा, ये जाएगा किधर, समझ गए। चलो अब क्या है, x बराबर 0, x बराबर 0 पर y बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 यही होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, एक वैल्यू आपको यहां मिल गया, समझ गए ना। तो इसका ग्राफ कहां बना, ये केवल इतना ही ग्राफ है, इतना ही आगे तक जाएगा, और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 के लिए केवल यही मिलेगा, तो बीच में कोई मिला क्या, नहीं मिला। अब चलिए x लेस देन क्या है, 0 है, x लेस देन 0, तो y की वैल्यू -1, तो इतनी ही दूरी पर ये हम लोग ले लिए हैं y इक्वल टू 1। अब इतनी ही दूरी पर हम लोग क्या बनाएंगे, -1, ये तो -1 ले लो। अब हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, पैरेलल टू
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींच लीजिए ना, ये कौन है, y इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन ये कब आपने खींचा, जब आपने कहा x की वैल्यू लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, निगेटिव किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, मूल बिंदु के लेफ्ट में, है ना। अब ये कहां तक जाएगा बताओ, x लेस देन इंफिनिटी, x लेस देन 0 अर्थात ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो लेस देन निगेटिव वाला पार्ट कहां मिलेगा, 0 के इधर। अगर मैं ऐसे लगा दूं तब बताओ ये लेस देन 0 हो जाएगा कि नहीं, लेस देन 0 हो गया ना। तो फिर इसके एकदम करीब से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, लेफ्ट में ऐसे ना। तो फिर देखो ये तो किधर गया है, राइट साइड में। तो क्या करेंगे, इसको कट करके निकाल देंगे, तो जो बचेगा वही कहलाएगा कि x लेस देन 0 के लिए ग्राफ क्या बना। तो किधर जाएगा, इस साइड में, ये ऐसे। आगे समझ में। देखो अब हम लोग क्या कि इसको कट करके हटा देंगे, तो ग्राफ इसको कैसे बना देते हैं, चलो ये इधर चला जाएगा ना, और उसके बाद इतनी ही डिस्टेंस पे ये इधर चला जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू 0। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, यहाँ हो गया क्या, x डैश। समझ में आया ग्राफ, इसका ग्राफ कहाँ तक है, इसका ग्राफ देखो यहाँ से है, यहाँ से, और फिर कहाँ है, यहाँ पर है, फिर कहाँ है, यहाँ पे, बीच में कहीं है क्या ग्राफ, नहीं है ना। आगे समझ में, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये सब आपको जो सरल रेखा आपने पढ़ रखा था, ये सब वहां से है निर्देशांक ज्यामिति में ना, नोट करिए। देखो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो, कोऑर्डिनेट, ये देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या थी, 1 थी ना, ये वाली दूरी 1 थी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0, 1। यहाँ क्या मिलेगा, 0, -1, अगर निर्देशांक लिखना है तब ना। डोमेन एंड रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन का प्रांत तथा परिसर। अब इसका प्रांत और परिसर क्या आएगा, हम लोग इसी ग्राफ का यूज कर लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं इधर से ना। ये ग्राफ आपका बन गया। तो अब आपको निकालना क्या है, इसका प्रांत। तो हम लोग ग्राफ के द्वारा प्रांत कैसे निकालते थे, ये एक्स अक्ष पर लंब खींचो ना, ये एक्स अक्ष पर लंब, पहले यहाँ आ जाते हैं 0 के लिए। अच्छा एक चीज और, ये जो सिग्नम फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपान एक्स। अब देखो ये किस वेरिएबल में फलन है, एक्स में है ना, ये जो है किस वेरिएबल फलन है, एक्स में है, अर्थात एक्स की वैल्यू आप बताइए जिसके लिए ये फलन क्या हो, परिभाषित हो। एक्स की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए फलन क्या हो, परिभाषित। तो आपने देखा ये जो वैल्यू है वो अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग देता है, अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग देता है ना। देखो यहाँ क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी। अच्छा एक चीज और, ये किस प्रकार के फंक्शन की तरह काम कर रहा है, अगर मैं y बराबर 1 लिख दूं, या अर्थात एफ एक्स बराबर 1 लिख दूं जब x ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ ये किस प्रकार के फंक्शन, किस प्रकार की फंक्शन दिख रही है, या यह किस प्रकार के फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये किस प्रकार के फंक्शन की तरह काम कर रहा है। अगर मैं x का मान 10 रख दूं तो बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। हाँ अगर एफ एक्स मान मैं 10 रख दूं यहाँ, बताओ वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आएगी। अगर मैं 1 करोड़ रख दूं तब, 50 रख दूं तब, तो बताओ ऐसा किस फलन में होता था, अचर फलन में। यानी ये अलग अलग कंडीशनों में जो सिग्नम फंक्शन है वो अचर फलन की तरह काम करता है।
ठीक है ना, चाहे जितनी वैल्यू रखी है, यानी सब के सब पास टू वैल्यू, सब के सब पास टू रियल वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो बताओ इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, फिर ये r प्लस, अगर x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या, पास टू रियल नंबर है ना। अच्छा यहाँ क्या है, इसे क्या लिख सकते हैं, r निगेटिव, यानी पूरा निगेटिव रियल नंबर। यहाँ क्या x बराबर 0, अगर मैं ऐसे लिख लूं ना, तो बताओ x की इस वैल्यू के लिए जितनी भी है यहाँ पे y की वैल्यू 1 आती है, तो परिभाषित मान है कि नहीं, x बराबर 0 के लिए y की वैल्यू जो है परिभाषित है कि नहीं, है ना। x लेस देन 0 के लिए भी जो y की वैल्यू आई वो भी परिभाषित है, यानी x के अलग अलग कंडीशनों में y की जो भी वैल्यू आ रही है वो सब के सब कैसी है, परिभाषित है। और x की उन सारी वैल्यू क्या कर लो, कलेक्शन कर लो, और वही क्या कहलाता है, डोमेन। हम लोग क्या करें, इस पूरे का क्या कर दें, कलेक्शन कर लें, समुच्चय बना ले, अर्थात यही क्या बता देगा, डोमेन बता देगा ना। तो इस फलन का प्रांत क्या होगा, प्रांत निकालिए। तो देखो इसको कलेक्ट करिए, r पॉजिटिव यूनियन सिंगलटन 0 यूनियन r निगेटिव, सही है ना। तो अब देखो इन सबको मिला देंगे, यानी जिस नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर हो, निगेटिव रियल नंबर हो और 0 हो, तो किसके बराबर होता है, पूरा का पूरा रियल। या फिर हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू ना। तो इस सिग्नम फंक्शन का प्रांत आपको किस किस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है ना। अब थोड़ा हम लोग ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ से कैसे निकालेंगे। अब क्या करना है, इस ग्राफ से इस एक्स अक्ष पर लंब खींचो, सब लंब खींचेंगे तो ऐसे यहाँ ऐसे खींचते जाएंगे ना, ऐसे खींचते कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, और फिर यहां से खींचते जाएंगे इधर से ऐसे, तो कहां तक जाएगा ये, माइनस इनफाइनाइट जाएगा ना। हम लोग जब ऐसे खींचेंगे और बाकी 0 पर खींचेंगे यहाँ पे तो पूरा 0 कवर कर लेगा, तो यहाँ 0 मिल जाएगा, 0 मिलेगा, और उसके साथ साथ 0 के लेफ्ट में यहाँ से अगर लंब खींचेंगे तो यहाँ मिलेगा, सारी वैल्यू यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ क्या मिलेगा, 0, और बाकी 0 के आगे कौन मिलेंगे, सब के सब पॉजिटिव मिलेंगे। 0 के लेफ्ट में क्या मिलेंगे, सब के सब निगेटिव मिलेंगे। तो यहाँ 0 मिल रहा है, 0 के करीब की सारी वैल्यू मिल रही है, ऐसे इधर भी 0 मिल रहा है, 0 के राइट की सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना। तो इस तरीके से इसके द्वारा जब हम लोग बनाएंगे, यानी पूरा इसे कवर कर दो ऐसे, ये पूरा क्या करेगा, पूरा ऐसे लंब खींच दीजिए जितनी लाइनें हो सब, बताओ इसे कहाँ तक जाएगा, ये ऐसे कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, यानी ये मिल गया। अच्छा 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखो मिलेगा ना, यहाँ से भी खींचेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे यहाँ सब खींचिए पूरा, बताओ ऐसे कहाँ तक जाएगी ये, माइनस इनफाइनाइट। तो क्या मिल गया, डोमेन, डोमेन क्या मिला, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ऐसे, या हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब परिसर लिखिए, परिसर, देखो ग्राफ के द्वारा भी हम लोग प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं आसानी से, जब दिए गए फलन को x की वैल्यू दे पाना मुश्किल हो। अगर आप उसका ग्राफ बना पाओ तो आसानी से दे सकते हैं। इसका ये पूरा आकर के यहाँ बैठ जाएगा, ये पूरा आकर के इस पर बैठ जाएगा, अर्थात पूरे के पूरे को ढक लेगा x अक्ष को। तो ग्राफ x अक्ष को जितना ढकेगा, जहां तक ढकेगा वहां से वहां तक की वैल्यू सारा लिख डालो ना, वही क्या हो जाएगा, प्रांत। अब रेंज की बात करो, ये ग्राफ कहां तक है, रेंज का मतलब है कि ये जो ग्राफ है y अक्ष पर कहां तक फैला है ना। तो देखो ये वाली इसकी ग्राफ कहां तक आई है, केवल यहीं तक आई है ना, 1 तक, फिर 0 वाला तो केवल यही है। अच्छा इसके बीच में ग्राफ है क्या, इसके बीच में ग्राफ है, बताओ इसके बीच में कहीं ग्राफ है, कहां तक है ग्राफ, केवल यही है, केवल यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे ग्राफ कौन सा है, केवल यहाँ तक है। और यहाँ पे ग्राफ मिला, लेकिन वो कैसा मिला है, बिंदु की तरह, ठीक है ना। तो ग्राफ थोड़ा यहाँ मिला हुआ है, फिर यहाँ पॉइंट की तरह मिला हुआ है, और फिर यहाँ मिला हुआ है। तो ग्राफ कहाँ तक फैला है, तो जब हम लोग इस ग्राफ से लंब खींचेंगे, इस ग्राफ से पूरा लंब खींचेंगे, चाहे जहां से खींचिए, वो केवल जाकर के यही मिलेगा, यानी केवल 1 पर, केवल 1 पर, ना ऊपर ना नीचे। और यहाँ जाएंगे तो केवल 0 पर मिलेगा, और यहाँ आएंगे तब यहाँ से आप लंब खींचेंगे ग्राफ से इस पर, केवल क्या मिलेगा, -1। बताओ -1, 0 और 1 के अलावा कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ हम लोग देखिए लंब खींच रहे, पूरा ग्राफ यहाँ था ना, इसके नीचे सब मिल रहा था, लेकिन ग्राफ इसका भाग कहाँ कहाँ तक है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, बाकी बीच में
कहीं पर भी नहीं है, बीच में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। तो रेंज में क्या मिल जाएगा, केवल और केवल ये 3 एलिमेंट मिलेंगे बस, बाकी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये हो गया सिग्नम फंक्शन का प्रांत। पूरा प्रांत क्या होगा, रियल नंबर। अब इस रियल नंबर को देख लो, 3 टाइप हम लोग लिख सकते हैं। और फिर परिसर क्या होगा, -1, 0 और 1 ना, क्योंकि इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये केवल यहीं तक है, -1 तक। यहाँ कहाँ है, पॉइंट की तरह है, और यहाँ कहाँ था, केवल यहाँ। अब इसके सीध में चले जाइए, कहाँ कट करता है, YH को यहाँ पर ना। लेकिन इसके पहले जो हम लोग कुछ ग्राफ वगैरह बनाए थे, अब कहा जाए कि इसका बताओ। अब देखो यहाँ से ऐसे खींचो, ये ग्राफ है, ग्राफ इसको देखिए, ग्राफ कौन सा बना है, ये ऐसे कहाँ तक जा रहा था, ये जा रहा था प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इधर से भी कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा था, प्लस इन्फिनिटी तरफ। कहाँ से, 0 से। तो रेंज क्या मिल गया, 0 से इन्फिनिटी इसका। लेकिन इसमें ग्राफ केवल क्या बना है, केवल यही है, ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके बीच में नहीं है। और कहाँ मिल रहा है, मूल बिंदु पर। इसलिए रेंज में क्या आएगा, -1, 0 और 1 ना। नोट करो। इसलिए अब है महत्तम पूर्णांक फलन, 5वां होगा ना। महत्तम पूर्णांक फलन या पद सोपान फलन। अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आर स्टेप फंक्शन। आर इसी को बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर माने क्या होता है, छत होता है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आर स्टेप फंक्शन, आर फ्लोर फंक्शन। चलिए, तो प्रत्येक, अब ये फलन कैसे परिभाषित होगा, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए फलन f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखना है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x से कम, x से कम या x के बराबर, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक है। महत्तम पूर्णांक है, कामा, महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। ठीक है ना। ये जो देखो, ये ऐसा सिंबल जहां कहीं रहेगा वो समझ जाना क्या है कि महत्तम पूर्णांक फलन का क्वेश्चन है, ऐसे। अब जरूरी नहीं कि आप यक्ष ही हो, कुछ भी हो सकता है, इसके स्थान पे कुछ भी मतलब ऐसे हो सकता है। मान लो आपको इस टाइप से मिल गया, या फिर मान लो इस टाइप से मिल गया, समझ गए ना। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट का मतलब फंक्शन में कुछ अलग है ना, लेकिन अगर हम लोग उधर जाते हैं इंटरवल वगैरह में, बोलते हैं कि ये क्लोज इंटरवल है कि नहीं। थोड़ा अगर और जाएंगे
तो इस ये वाला जो सिंबल है, ये वाला सिंबल बताता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणन। सदिश सदिश गुणन पढ़े हैं ना उसमें क्या कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणन। और दूसरी चीज, अगर हम लोग इसको नंबर सिस्टम में जाएंगे तो ये सिंबल बताता है लसा का ना, एलसीएम, एलसीएम। तो अब पढ़ कहाँ रहे हो ये देखना है। और दूसरी चीज, अगर मैट्रिक्स में जाएंगे आप व्यू में, ये बताता है मैट्रिक्स का सिंबल ना। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? फलन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? महत्तम पूर्णांक फलन ना। जैसे हर व्यक्ति का नाम वगैरह चेंज हो जाता है, सरनेम चेंज हो जाता है, पुकारने का नाम भी क्या होता है? चेंज हो जाता है ना। अब ये देखा जाए कि वो है कहाँ। अगर आप क्लास वगैरह में है तो स्टूडेंट है, घर पे गए तो कुछ और ही बुलाएंगे ना, बउआ बुलाएंगे, कुछ और बुलाएंगे जो भी नाम लेकर के ना लेकिन अगर किसी की शादी पड़ गई, अब वहां पर उसका नाम लेकर नहीं बुलाएंगे, अब क्या बुलाते हैं? दूल्हा करके बुलाएंगे, है ना। अब वहां सब चेंज हो गया। अब ये हुआ कि वो व्यक्ति किस स्थान पर है, किस टाइम पे कहाँ है ना। तो वैसे ये भी, अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या कहलाएगा? ये महत्तम पूर्णांक फलन कहलाएगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। बाकी नंबर सिस्टम में जाएंगे, वहां ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 2 नंबरों के लिए, तो वहां बोलेंगे कि वह उसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। और बाकी अगर मैट्रिक्स में जाएंगे तो मैट्रिक्स का सिंबल बताएगा। ये क्या है? एक अरेंजमेंट है, समझ गए? तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए जो फलन ये है, यह, इस फलन को क्या बोलेंगे? महत्तम पूर्णांक फलन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? पद सोपान फलन, या क्या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अगला फ्लोर फंक्शन। फ्लोर माने क्या होता है? छत। हम लोग क्या करते हैं? सीढ़ियों के सहारे चढ़ते हैं, कहाँ पे? छत पे। तो देखना इसका डायग्राम जो बनेगा, ग्राफ जो बनेगा, वो भी उसी की तरह दिखेगा। जैसे आप चढ़ते चढ़ते कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग साइड में जा रहे हैं, या अपने छत पर चढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो जानते रहिएगा, तब तो इनके क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कतें आएंगी। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स, ये देखो क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? महत्तम पूर्णांक x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो लिखा क्या है कि ये वैल्यू अब क्या देगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो x से कम, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक होगा। या तो इसकी वैल्यू खुद x ही आएगी, इसकी वैल्यू या तो खुद x ही आएगी, या तो इससे कम आएगी, लेकिन क्या नहीं चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। और उन पूर्णांकों में क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो इस डिफिनीशन पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर से डिफिनीशन पे आते हैं, तब जाकर के आपको एकदम क्लियर होगा ना। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल जैसे अब हम लोग ले लिए क्या? 3.2 ले लिए, 3.2 ना। अब डिफिनेशन लगाओ, ये महत्तम पूर्णांक फंक्शन का है एग्जांपल, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 कि 3.2 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा? देखो पहली बात क्या हो? पूर्णांक हो, इससे कम हो, पहली बात कम हो। फिर क्या होना चाहिए? पूर्णांक ढूंढो। उन पूर्णांकों में क्या ढूंढना है? महत्तम। महत्तम का मतलब क्या है? सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो क्या ढूंढना है? इसकी वैल्यू या तो यही हो, ठीक है ना, या तो यही हो या तो इससे कम हो, लेकिन पूर्णांक हो, उनमें क्या हो? सबसे बड़ा हो ना। अब इसको रियल लाइन पे दिखाओ, खूब अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको रियल लाइन पर रखिए। ये मान लो 3.2 यही कहीं होगा, होगा ना। 3.2 यही कहीं होगा। अब डिफिनेशन क्या कहता है कि इसकी जो वैल्यू हो, इसकी वैल्यू x से कम ना, तो तुलना करो x बराबर कितना मिलेगा? x बराबर क्या मिला? यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गई? अगर हम बाय डिफिनेशन से कंपेयर करेंगे 3.2 मिला। तो अब जो इसकी वैल्यू है वो इससे क्या हो? कम हो, या क्या हो? बराबर हो, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो, लेकिन उनमें क्या हो? सबसे बड़ा हो। चलो तो बताओ, इससे कम पूर्णांक और क्या मिलेगा? इससे कम पूर्णांक किधर मिलेगा? इधर या इधर? इससे कम वैल्यू कहाँ मिलेगी? इस साइड में या इस साइड में? इस साइड में ना। तो मान लो इधर कितना आ गया? 3.1 आ गया,
आ गया ना। और बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। इससे और कम क्या होगा, 3 मिलेगा, मिलेगा ना। और इससे कम क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे यहाँ क्या मिलेगा, मान लो इसके बगल में 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 मिलेंगे ना, इससे बहुत सारे। अब देखो मैं इसको थोड़ा दूर दूर करके लिख रहा हूँ। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3.2 यहाँ लिख दिए, अब लिख दिया हमने कि 3.1 यहाँ लिख दिए, फिर ऐसे आप कम करते चलिए ना। चलो 3.1 यहाँ लिख दो। अब इससे कम क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब इससे कम और क्या मिलेंगे, 2.9, फिर क्या मिलेगा 2.8, फिर यहाँ लिख देता हूँ 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, देखो जगह कम है इसलिए ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, 2.2, फिर इसके नीचे आइए 2.1, फिर क्या मिलेगा, अब 2 मिल जाएगा। इससे कम क्या मिलेगा, इससे कम आएंगे तो फिर क्या मिलेगा, और 1.9, फिर 1.8, फिर 1.7, ऐसे करते जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं। इससे कम जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा फिर क्या मिलेगा 0.9, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो क्या मिलेगा 0, फिर क्या मिलेगा बताओ -0.1, ऐसे करते करते जाएंगे तो क्या मिलेगा फिर -1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब चलो यहाँ पे, तो डिफिनेशन ने क्या कहा कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी या तो खुद x से कम होगा, या तो खुद x से कम होगा, या तो फिर x के बराबर होगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, पूर्णांक और महत्तम हो। अब पूर्णांक वैल्यू क्या होती है, 0, +-1, +-2, +-3, +-4, ये सब होते हैं ना। तो अब चलो, तो इससे छोटी वैल्यू ये है कि नहीं है, बताओ, इससे छोटी वैल्यू ये है, 3.2 से छोटी 3.1 है कि नहीं है ना। लेकिन क्या ये पूर्णांक है, पूर्णांक है ये, क्या कहा गया कि इससे इसकी जो वैल्यू होगी x से कम होगी। चलो कम तो है, सही बात है, कम है ना, सही बात है, लेकिन क्या पूर्णांक है, नहीं है ना, इसको नहीं लेना है। अब इससे और छोटी आओ, इससे छोटी और क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, 3 मिलेगी। तो बताओ इससे छोटी है कि नहीं है, इससे छोटी है, पूर्णांक है कि नहीं है ना पूर्णांक, तो इसे लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। अब चलिए इससे छोटी और ये भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन पूर्णांक है क्या, नहीं है ना, तो लेंगे नहीं। अब इससे छोटी ये भी है कि नहीं, ये, लेकिन पूर्णांक है, नहीं, नहीं लेना। ये पूर्णांक है, नहीं, ये सब नहीं। उससे छोटी है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए नहीं लेना है। चलिए अब इससे छोटी क्या मिलेगी, ये देखो, इससे छोटी ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन पूर्णांक है, इसलिए ये इसकी श्रेणी में आएगा। अब इससे छोटी देखो, ये मिला कि नहीं मिला, मिला ना, लेकिन पूर्णांक है क्या, इससे छोटी ये वाली वैल्यू 1.9, बताओ है कि नहीं है, लेकिन पूर्णांक है नहीं ना, इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब इससे छोटी ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन पूर्णांक नहीं है, दशमलव में है, इसलिए ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। तो फिर अब इससे छोटी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, लेंगे कि छोड़ देंगे, लेंगे ना, क्योंकि ये पूर्णांक है। अब देखो इससे छोटी ये भी है, तो बहुत सारी छोटी मिलेंगी, लेकिन ये नहीं लेना है क्योंकि पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है। और फिर देखो ये क्या है, ये 0 है ना, 0 इसमें, ये पूर्णांक है कि नहीं है, इससे छोटी है, पूर्णांक है, इसलिए इसको लेंगे। अब इससे छोटी बताओ ये होगा कि नहीं, लेकिन पूर्णांक है, नहीं है, इसको भी नहीं लेना है। अब इससे छोटी ये है कि नहीं है ना छोटी, तो क्या होगा, ये पूर्णांक है कि नहीं, तो ले लेंगे। अब इससे छोटी और मिलेगी कि नहीं, क्या मिलेगा, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे मिलेंगे, मिलेंगे ना। तो चलो इससे जो छोटी संख्याएं मिली 3.2 से छोटी पूर्णांक संख्याएं क्या क्या मिली, अब बताइए इसमें। अब इससे छोटी पूर्णांक देना, पूर्णांक क्या क्या मिला है, पूर्णांक क्या क्या मिला, 3 मिला, फिर क्या मिला 2 मिला, 2 कहाँ गया, यहाँ पे, फिर क्या मिला 1, फिर क्या मिला 0, फिर क्या मिला -1, फिर क्या मिला
-2, फिर क्या मिला -3, ऐसे मिलते चले जाएंगे ना। अब ढूंढो ये, देखो इससे छोटी है कि नहीं है ना, पूर्णांक है कि नहीं, कम है, पूर्णांक है। अब ढूंढो देखो कम हो गई, बराबर तो नहीं हुई फिलहाल, बराबर नहीं हुई, लेकिन कम तो हुई ना, उसके साथ साथ पूर्णांक मिल रही कि नहीं मिल रही है। अब क्या ढूंढना है, इन सब में सबसे बड़ा कौन है। अब बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 3 है ना, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 इज इक्वल टू 3। आगे समझ में तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब 2-4 क्वेश्चन ऐसे आप कर लेना, उसके बाद डायरेक्ट देख करके निकाल लेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट देख करके ट्रिक बताया जाएगा, मतलब देखो तुरंत उत्तर बताओ इसका, ऐसा समझ में। अब जैसे ये एग्जाम्पल फर्स्ट बना लो, अब इसको क्या करिए एग्जाम्पल सेकंड बना लो। देखो इस तरीके से समझने की कोशिश करिए ना, एक्सप्लेन करके एकदम पूरे प्रॉपर वे में। जब आप पूरे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके समझ लेंगे, देख करके तुरंत बता पाएंगे ना। तो अब जैसे कहा जाए, बताओ 2 पॉइंट एक्चुअली 3 का ही बताओ, छोड़ जाने को ना। अब 3 का कैसे करेंगे, तो 3 देखो, अब 3 से तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी। अब क्या आ जाओ डिफिनीशन पे, इसकी जो वैल्यू होगी ना, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की जो वैल्यू होगी या तो 3 होगी, या तो 3 होगी ना। देखो अभी या तो 3 से कम होगी, तो 3 से कम हो या 3 के बराबर हो, लेकिन कैसा हो, पूर्णांक, और उन पूर्णांकों में सबसे महत्तम वैल्यू होगी, वही कहलाएगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3। तो अब रियल लाइन पे तुरंत आ जाओ, वैसे सीधा सीधा पूर्णांक बनाइए, यहाँ 3 होगा, हाँ चलो यहाँ हम क्या ले लिए 3 ले लिए। अब इससे छोटी पूर्णांक क्या मिलेगी, इससे छोटी 2 मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे छोटी 1 मिलेगी, इससे छोटी 0 मिलेगी, इससे छोटी -1 मिलेगी, इससे छोटी -2 मिलेगी ना। तो बताओ इस 3 से छोटी ये सब मिलेंगे ना, लेकिन यहाँ क्या बोला है, से बराबर हो, x से बराबर हो या फिर x से कम हो। तो देखो तो जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर ना, बताओ ये पूर्णांक है कि नहीं है, तो बराबर में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये क्या हो गया, तो इन सभी में यहाँ से इसके पहले तक की जो सारी वैल्यू है सब छोटी छोटी हैं, लेकिन हमको लेना कहाँ से, यहाँ से। अगर पूर्णांक है तो देखो या तो वैल्यू x से कम होगी और या तो फिर x के बराबर होगी, लेकिन कब, जब पूर्णांक होगा तब। लेकिन ये देखो पूर्णांक नहीं था, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से नहीं किए। पूर्णांक कहाँ मिला, इससे कम पूर्णांक कहाँ मिला, 3 से, लेकिन यहाँ तो खुद ही 3 से चल रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो बाकी सब छोटी छोटी मिल रही है ना, इन सब में सबसे बड़ी कौन है, इस पूरे में सबसे बड़ी कौन है, 3 है, इसलिए इसका क्या आएगा, ठीक है ना। अब जैसे कहा जाए कि अब निकालो 3.01 का, अब इसका क्या होगा, अब देखो 3.01 यहां होगा, तो क्या इसको लेंगे, नहीं ना। तो अब इससे छोटी पूर्णांक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और इससे छोटी पूर्णांक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इससे छोटी और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे क्या मिलेंगे, बहुत सारे नंबर मिलेंगे। उन सब में सबसे बड़ा कौन होगा, पूर्णांक कौन होगा, 3 ना। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अच्छा बताओ ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं, ये भी पॉजिटिव है कि नहीं, ये भी पॉजिटिव है ना। अब थोड़ा इसको देख कर पहचानो, डायरेक्टली कैसे लिखना होगा, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखना होगा, तो देख लो यहाँ दशमलव के बाद वैल्यू है, यहाँ भी दशमलव, यहाँ तो कुछ नहीं है, दशमलव बाद 0 मान सकते हैं। यहाँ देखो दशमलव बाद क्या है, 0 1 है, लेकिन जो वैल्यू लिखी गई वो कौन सी लिखी गई, दशमलव के लेफ्ट वाली ना। देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ये तो ऑलरेडी 3 आ गया, पूर्णांक है, पूर्णांक उसमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट उसको बाहर कर दीजिए। लेकिन इसमें देखो ये चीज है ना, तो अगर हमको किसी पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना हो, सीधा दशमलव के लेफ्ट वाली वैल्यू लिख देना है। अब जैसे कहा जाए, चलो ये वाला लेते हैं 0.9 का, बताओ अब 0.9 का क्या होगा,
रियल लाइन पे ये, तो 0.9 यहाँ होगा। अब इससे और छोटी पूर्णांक, इससे छोटी नंबर और क्या मिलेगी, देखो इससे छोटी है लेकिन पूर्णांक नहीं है, अब इससे और छोटी आएंगे, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और इससे छोटी और क्या मिलेगा, -1, और इससे छोटी क्या मिलेगा, -2। तो पूर्णांक मिलना कहां से स्टार्ट हुआ, जहां से पूर्णांक मिलना स्टार्ट हुआ वहीं से सारे पूर्णांक नंबर कलेक्ट कर लो, और उन सब में सबसे बड़ी कौन है। देखो पूर्णांक में क्या क्या मिला, इससे छोटी है कि नहीं है बताओ, इससे छोटी है, पूर्णांक भी है, और इन पूर्णांकों में सबसे बड़ी कौन है, 0। बस समझ आ गया मैंने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल कैसे किए। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए फलन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक है, पहले पूर्णांक निकालो फिर से महत्तम पता करो, वही क्या कहलाएगा, इस टाइप का फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, या दूसरा नाम क्या है, पद सोपान फलन। अंग्रेजी में क्या क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आर स्टेप फंक्शन, आर फ्लोर फंक्शन। इसका ग्राफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, चलिए नोट कर लो।